हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिस पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीक लर्नर में। आज 4 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं मैं। कृपया वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाई है तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए देखते हैं आज की अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें। हरियाणा सरकार ने विधानसभा के कार्य के संचालन के लिए नियमों में किया संशोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंगायत समूह के आध्यात्मिक गुरु शिव कुमार स्वामीगलु को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार भूमि भूखंड को चिन्हित करने के लिए 14 अंक का विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या जारी करेगी। आईसीसी क्रिकेट में डीआरएस नियमों में संशोधन करेगी। भारतीय सेना ने 132 साल पुरानी मिलिट्री फॉर्म सेवा को बंद करने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र सरकार ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। तो वहीं भारतीय सेना बांग्लादेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास शांतिरे उग्रो सेना 2021 में हिस्सा लेगी। गुजरात लव जिहाद रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बना। ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला को रूपा रंगा पुट्टा गुंता को डीसी जिला अदालत जज के रूप में किया नियुक्त। दोस्तों, ये अन्ना स्ट्राइकर की 10 बड़ी खबरें थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 4 फरवरी आज का पहला प्रश्न ये रहा, आपके सामने देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न के नीचे स्पेस माइंड है और स्पेस माइंड में आपको प्रश्न का विश्लेषण दिया जाएगा और उसके बाद में बीच बीच में हार्ट बीट भी आपको मिलेगी। हार्ट बीट में आपको स्टैटिक जीके मिलेगी, जो आपको पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका ये रहा, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान हंस न्यू जनरेशन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान हंस एनजी का निर्माण किसके द्वारा जारी किया जा रहा? फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों डीआरडीओ, दूसरा इसरो, सीआईएसआर और चौथा है एनएएल। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका एनएएल। चलिए आपको हम बताते हैं कि एनएएल क्या होता है। स्पेस माइंड की अगर हम बात करें तो हंस, ये इस प्रशिक्षक विमान का जो नाम रखा गया दोस्तों वो हंस रखा गया। हंस मतलब एनजी, पूरा नाम है हंस एनजी, और एनजी का यहाँ पर जो मतलब होगा वो होगा न्यू जनरेशन प्रशिक्षित वाहन है। मैंने अभी बताया था ट्रेनिंग के काम आएगा। 2 सीट है ओनली, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं, 2 सीटें। किसने बनाया है ये? तो एनएएल एक कंपनी है, इसने बनाया है। बात करते हैं एनएएल की फुल फॉर्म की, तो एनएएल का फुल फॉर्म जो होता है आपका वो होता है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। अब बात करें अगर एनएएल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना एनएएल का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और एनएएल की जो स्थापना होती है वो एनएएल की स्थापना आपकी 1959 ईस्वी में हुई थी। एनएएल की स्थापना 1959 ईस्वी में होती है। अब अगर बात करें कि एनएएल की स्थापना 1959, एक मिनट दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि एनएएल किसकी संस्था है, तो ध्यान रखना एनएएल सीएसआईआर की संस्था है। और जो सीएसआईआर का जो फुल फॉर्म होता था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की संस्था है। तो बनाया किसने? ये एनएएल ने बनाया, ये बात तो क्लियर है, लेकिन किसकी संस्था है ये एनएएल? तो याद रखना दोस्तों सीएसआईआर की संस्था है। तो अब बात करें सीएसआईआर, ये सीएसआईआर है क्या? तो सीएसआईआर का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सीएसआईआर की स्थापना कब होती है? सीएसआईआर की जो स्थापना हुई थी वो 1942 ईस्वी में हुई थी। सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री होता। इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना शेखर मांडे जो हैं ये इसके महानिदेशक हैं। भारत का पहला स्वराज ट्रैक्टर जो बना था ना वो सीआईएसआर ने ही बनाया था। तो दोस्तों इसका जो फिर से एक बार देखेंगे कि हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान हंस न्यू जनरेशन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एनएएल के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, सिस्टेरो
सिस्टरो हिरण्यकेशी बीते दिनों सुर्खियों में रही, यह है क्या? तो दोस्तों हाल ही में सिस्टूरा हिरण्यकेशी सुर्खियों में रही थी। यह मछली है, या छिपकली की एक नई प्रजाति है, या गिरगिट की नई प्रजाति है, या गेंडा की नई प्रजाति है? तो दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मछली की नई प्रजाति। इसका सही उत्तर लगाएंगे आप, मछली की नई प्रजाति। चलिए बढ़ते हैं आगे स्पेसमैन की ओर। यह मछली की एक नई प्रजाति है। यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के अंदर अंबोली क्षेत्र में मिली है। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है, सिंधुदुर्ग जिले के अंदर अंबोली क्षेत्र में मिली है। कहाँ मिली? अंबोली क्षेत्र में मिली हुई है। साफ जल की मछली है, साफ पानी में रहती है, गंदे पानी में नहीं रहती। इसका नाम हिरण्यकेशी नदी, वहां पर एक नदी भी मिलती है और नदी का नाम है हिरण्यकेशी। तो इसका नाम जो है वो हिरण्यकेशी नदी के नाम पर पड़ा हुआ है और इसको तेजस ठाकरे ने खोजा है। अब तेजस ठाकरे कौन है? उद्धव सिंह ठाकरे जो महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है, उनके लड़के हैं आपके तेजस ठाकरे, वो सीएम है। उनका बेटा मछली खोज रहा है, अच्छी बात है। तो इसको तेजस ठाकरे ने खोजा हुआ है। तो दोस्तों फिर से बता दूं, प्रश्न आपका था सिस्टूरा हिरण्यकेशी बीते दिनों सुर्खियों में रही है क्या? तो याद रखना दोस्तों यह मछली की एक नई प्रजाति है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न, 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अच्छा प्रश्न है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे इसमें। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वो इंग्लैंड देश करेगा। कौन करेगा? इंग्लैंड देश करेगा। इसका ये सही उत्तर रहा। चलिए बढ़ते हैं स्पेसमैन की ओर। अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? जो ये 47वां शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो बोरिस जॉनसन, जो इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। आयोजन कब होना इसका तो ध्यान रखना, G7 का जो 2021 का जो आयोजन होगा उसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन करेंगे और जून 2021 में इसका आयोजन होगा। उद्देश्य, इसका उद्देश्य अगर ध्यान देखें तो यहाँ पर शायद टैप नहीं हो पाया, तो इसका जो उद्देश्य है वो याद रखना, आतंकवाद को खत्म करना। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, आतंकवाद को खत्म करने पर भी चर्चा होगी और वैश्विक स्वास्थ्य पर भी चर्चा की जाएगी। G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7 होता है दोस्तों, 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है ये। क्या भारत सदस्य है G7 का? जी नहीं, भारत सदस्य G7 का नहीं है। और G7 की अगर गठन की बात करी जाए दोस्तों, तो G7 का गठन जो हुआ था वो 1973 ईस्वी के तेल संकट के बाद हुआ था। इसको पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा सम्मिलित हो गया था। जब से कनाडा सम्मिलित हो गया तो फिर एक देश बढ़ गया आपका, तो फिर G7 के रूप में जाने लगा। अब G7 के सदस्य भी देख लेते हैं दोस्तों कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। तो ये G7 के सदस्य हैं। पहला G7 शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1975 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। 2020 का स्थगित, अभी कोरोना-19 की वजह से 2020 में स्थगित हो गया था, और जो कि अमेरिका में होना था। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा इंग्लैंड में होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? बोरिस जॉनसन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में है? सरल प्रश्न है, बता देंगे आप लोग। बाला साहब ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख थे, बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक, ये आपका दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। स्पेसमैन की ओर बढ़ते हैं। स्पेसमैन में देखते हैं इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। दिवंगत बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के पहले चरण का काम 14 महीने में पूरा हो जाएगा। रक में संग्रहालय, आर्ट गैलरी, रिसर्च सेंटर, म्यूजिक के अंदर जो है उसमें संग्रहालय, आर्ट गैलरी, रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। बाला साहब से जुड़े संग्रहालय स्मारक का अद्यतन तकनीक से भी जोड़ा जाएगा। तो ये था आपका चौथा प्रश्न, जिसका सही उत्तर होगा बाला साहब ठाकरे को जो बना हुआ है वो आपका महाराष्ट्र में बनेगा। पांचवें प्रश्न की बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के बीच किया गया? हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के बीच किया गया? तो दोस्तों इसका देखेंगे सही उत्तर कौन सा होगा, भारत, फ्रांस, भारत, रूस या इजराइल या अमेरिका। तो वज्र प्रहार की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। बढ़ते हैं स्पेसमैन की ओर।
भारत के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अमेरिकी विशेष बलों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किए। यह वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण था। कौन संस्करण था? याद रखना दोस्तों, 11वां संस्करण था। इस अभ्यास को संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से यह आयोजित किया गया था। देखो, फरवरी 2021 में दोनों देशों की सेनाओं ने व्यायाम युद्ध नामक अभ्यास का आयोजन भी किया हुआ था। तो अगर वज्र परिहार की बात है तब भी आप अमेरिका लगाएंगे, भारत और अमेरिका। अब वहीं पर फरवरी 2021 की अगर बात की जाए कि फरवरी 2021 में दोनों देशों ने कौन सा सैन्य अभ्यास किया था, तो और रखना व्यायाम युद्ध जो था, व्यायाम युद्ध, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अमेरिका। वज्र परिहार 2021 का आयोजन अमेरिका। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पीके मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति के सदस्य हैं। यह समिति किस मुद्दे को अध्ययन करने के लिए बनाई गई है? कौन कौन से? पीके मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य थे। यह समिति किस मुद्दे को अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कृषि कानून, लफ्ज याद, 3 तलाक या राम मंदिर। तो यह जो समिति है वो आपकी बनाई गई है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा वो कृषि कानून को लेकर होगा कि कृषि कानून के लिए बनाई गई है। दोस्तों बढ़ते हैं स्पेसमैन की ओर। स्पेसमैन में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 3 नए कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इन सदस्यों में कौन कौन था? पीके मिश्रा, अनिल घड़ावत, अशोक गुलाटी और भूपेंद्र सिंह मान शामिल थे। इस पैनल में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कृषि कानून। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? अच्छा प्रश्न। हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया, पहले शायद बंद था। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, वो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जिसको आम जनता के लिए खोल दिया गया है। स्पेसमैन में देखेंगे ये क्या चीज़ है। 1 अप्रैल 2021 को भारत के पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोला गया। अभी अभी खोला गया, 1 अप्रैल को खोला गया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और मेरठ के बीच का जो सफ़र है वो लगभग 45 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। अब तक दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 2.5 घंटे लगते थे दोस्तों, यानी कि दिल्ली से मेरठ पहुंचेंगे आप 2.5 घंटे लगते थे, बहुत ज़्यादा समय था। लेकिन इस एक्सप्रेस के बाद में जो मेरठ और बीच के जो दिल्ली और मेरठ के बीच की जो दूरी होगी, जो सफ़र होगा, जो आनंद होगा, वो 45 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। और मुख्य बिंदु यहाँ पर ये देखेंगे कि दिल्ली एक्सप्रेसवे कितना लंबा है, 96 किलोमीटर लंबा है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कब राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों याद रखना 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल। अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कितने अप्रैल को? 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। आने वाला है 5 अप्रैल को मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने 132 साल की सेवा के बाद अपने सैन्य फॉर्म कब बंद किया? तो 27 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च या 29 मार्च। अच्छा प्रश्न। भारतीय सेना ने 132 साल पुराने अपने सैन्य फॉर्म को बंद कर दिया हाल ही में। तो ये 31 मार्च को किया है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर गाइस होगा 31 मार्च। बढ़ते हैं स्पेसमैन की ओर। स्पेसमैन में कुछ इसके प्रश्न देखें। यह फॉर्म इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि छावनी शहरों से क्षेत्रों पर दूरी स्थित होती थी। यह दूध से रिलेटेड है। यह फॉर्म इसलिए आवश्यक थे क्योंकि जो आर्मी लोगों की जो छावनियाँ होती थी वो शहरी क्षेत्रों से दूर पर स्थित होती थी। अब शहरी विस्तार के साथ कस्बों और शहरों के भीतर छावनियां भी आ गई और दूध की खरीद खुले बाजार से की जा रही है। लेकिन अब क्या है, अब शहरी विस्तार के साथ कस्बों और शहरों के भीतर छावनियां आ गई हैं। पहले दूर होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। 132 साल पुराना सैन्य फॉर्म। दूध की खरीद और खुले बाजार से की जा रही है। खुले बाजार से ही अब दूध आ रहा है। कई बार फॉर्म से में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। फॉर्म को बंद करने पर इन आरोपों का योगदान भी है। भ्रष्टाचार के कारण भी इसको बंद किया गया। भारतीय सेना ने 132 साल की सेवा के बाद 31 मार्च को अपने सैन्य फार्म को बंद कर दिया। सैन्य फार्म की स्थापना की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत में सैनिकों को गाय के दूध की आपूर्ति के उद्देश्य से की गई थी। तो सैन्य फॉर्म की स्थापना 132 साल वो बोल रहा है, यानी कि सीधी सी बात है ब्रिटिश भारत के काम कार्यकाल में हुई होगी। तो ब्रिटिश भारत में सैनिकों की गाय के दूध की आपूर्ति के उद्देश्य से ही की गई थी इसकी। अब देखेंगे, अब सैन्य फार्म को बंद कर दिया गया। वर्ष 2012 में क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा ने बंद करने की सिफारिश भी की थी। सन 2012 में
एक क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा जो थे उन्होंने इस बंद करने की इसकी सिफारिश भी की थी। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दिसंबर 2016 में फिर से लेफ्टिनेंट जनरल डीवी शेकातकर समिति ने भी फॉर्म बंद करने का सुझाव दिया था। सैन्य फॉर्म 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में बनाया गया था। ये जो सैन्य फॉर्म था ये कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों, तो ध्यान रखना 1 फरवरी 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में बनाया गया था। आज़ादी के बाद पूरे भारत में 130 फॉर्म में 30,000 मवेशियों की संख्या में वृद्धि भी हुई थी और 1990 के दशक में लेह और कारगिल भी सैन्य फॉर्म की स्थापना की गई थी। मतलब 1990 का जब दशक आया तो लेह और कारगिल में भी इसकी स्थापना हुई, किसकी, सैन्य फॉर्म की। एक सदी से भी अधिक समय से इन फॉर्म में 5 करोड़ लीटर दूध, 25,000 मीट्रिक टन घास की आपूर्ति की गई। तो दोस्तों इससे काफ़ी फायदा भी था। तो 5 करोड़ लीटर दूध मायने रखता, आपूर्ति बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण और अब कोई दिक्कत नहीं है दूध की, अब छावनियाँ इतनी दूर नहीं है कि दिक्कत हो, तो इसलिए 132 साल पुराने ने भारतीय सेना को इस सैन्य फॉर्म को बंद कर दिया। बढ़ते हैं आज का 10वां प्रश्न। कृपया अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो, यार सारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें और कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? अच्छा प्रश्न। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य, तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका बिहार। तो स्पेसमैन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किन 2 शहरों में, तो ध्यान रखना राजगीर और बोध गया में ये खुलेगी। शहर 2023 से अपनी तरह ही पहली अक्षय परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे। अब बात अगर हम करें बिहार के मुख्यमंत्री की, तो सभी लोग जानते होंगे बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल फागू चौहान है। मंगला गुबारी मंदिर ये भी आपका बिहार में है। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर ये भी आपका बिहार में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क की अगर हम बात करें ये भी आपका बिहार में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में दोस्तों याद रखना, राजस्थान में आपका रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स आपके राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद में अगर बिहार के बाद में अगर गोवा की बात अगर हम करें हम, तो गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। और लद्दाख में अगर हम बात करें हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। और कौन सा है वो? साउथ बटन। अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा है? साउथ बटन। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। महाराष्ट्र में कौन सा है आपका? ध्यान रखना दोस्तों, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो होगा बिहार। चलिए हार्ट बीट पहले मैं कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार लेके आया हूं, उनको देखेंगे। हार्ट बीट प्रश्न, 10 प्रश्न के बाद में आपको हार्ट बीट मिलेगी और हार्ट बीट में आपको कुछ स्टैटिक जीके मिलेगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो देखते हैं पहला त्योहार। फ्लोमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता। नोआखाई महोत्सव भी आपका उड़ीसा में है। अंत्य प्रगड़य महोत्सव ये तेलंगाना का है आपका। और बोनालू महोत्सव आपका तेलंगाना का है। ध्यान रखना दोस्तों, फ्लूमिंगा महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ का है आपका? कोई पूछे तो ध्यान रखना उड़ीसा का है। नुआखाई महोत्सव भी आपका उड़ीसा का है। और अंत्य प्रगड़य महोत्सव ये तेलंगाना राज्य का है। और बोनालू महोत्सव ये भी आपका तेलंगाना का है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध कुंभा उत्सव ये भी आपका तेलंगाना का है। और लाई हरोबा त्योहार ये आपका त्रिपुरा में है। लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता? तो दोस्तों लोसार त्योहार आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता। फागुली महोत्सव कहाँ मनाया जाता? ये फागुली महोत्सव है ना, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता। और देवशूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता? बिहार में मनाया जाता। और चाप चार कूट महोत्सव सीटेट के पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये चाप चार कूट महोत्सव दोस्तों ध्यान रखना, चाप चार कूट महोत्सव आपका मिजोरम में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर। फुलदेई त्योहार ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव, अच्छा प्रश्न बहुत पूछा जाता है ये। मिर्च महोत्सव आपका मध्य प्रदेश का है। सिरई लिली त्योहार ये आपका मणिपुर का है। आदि महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता। लोसार महोत्सव, अच्छा प्रश्न है, लोसार महोत्सव बहुत बार आता है। लोसार महोत्सव आपका लद्दाख में मनाया जाता। हॉर्निवल फेस्टिवल, अच्छा प्रश्न है, हॉर्निवल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता
है। चलिए, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। और अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये आपका दोस्तों मेघालय में स्थित है। हम मांडू महोत्सव फिर से बता रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश का है। और इम्पोर्टेंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये आपका नागालैंड में है। और लोसार महोत्सव सब लोग जानते होंगे, लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। चलिए, हार्टबीट आज की दो, हार्टबीट दूसरे पे चर्चा करेंगे आज। क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफी कौन सी दी जाती है? पूछ दिया जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ऑप्शन भी दिए जाते हैं आपको। क्रिकेट है आपका, बैडमिंटन है आपका, और हॉकी आपका, ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं प्रश्न। तो क्रिकेट से संबंधित कप ट्रॉफी जो होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा हार्टबीट 2 में। तो अगर बात करें दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये भी आपकी किससे है? ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। और अगला बात करें हम जीडी विडला ट्रॉफी, जीडी विडला ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है ये, जीडी विडला ट्रॉफी ये भी क्रिकेट में दी जाती। रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, ये रोहिंटन वारिया ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं कल हार्टबीट के साथ में, स्पेसमैन के साथ में और अन्ना स्ट्राइकर के साथ में। कल पुनः मिलते हैं आप सभी लोगों के बीच में नई ऊर्जा के साथ में, नई जोश के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।